हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोसेफ है और मैं कोलंबिया का रहने वाला हूं। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ खास जानकारियां देता हूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और इसका कारण शायद यह है कि मैं बचपन से एक तांत्रिक बनना चाहता था। जब मैं छोटा था तब मैं एक बार अपने माता पिता के साथ भारत घूमने के लिए गया था और वहीं मैंने एक तांत्रिक को देखा जो एक सड़क के किनारे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था। वहां कई सारे लोग उस तांत्रिक को अपनी इच्छाएं बता रहा था और वो तांत्रिक बाबा भी उन लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रहा था। तभी मैंने देखा कि वो तांत्रिक अपनी शक्तियों से कई सारे नोटों की गड्डियां एक बाकस में भरकर लेकर आ गया था और वहां वो सारे पैसे असली थे। यह देखते ही मेरा भी मन करने लगा था कि मैं भी उनसे कुछ मांगूं, अपनी इच्छा उस तांत्रिक बाबा को बताऊं। पर मेरे मॉम डैड मुझे पकड़ लिए, लेकिन फिर भी मैंने फोन में उस तांत्रिक का एक फोटो खींच लिया था और फिर कुछ ही दिनों बाद हम भारत से कोलंबिया वापस लौट आए और तब से ही मेरे ऊपर तांत्रिक बनने का भूत सवार है, ऐसी शक्तियों को पाने का भूत सवार है। और यही कारण है कि मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा पाया। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल अंगूठा छाप हूं, पर इतना ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं हूं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचा करता था कि लोग ज़्यादा पढ़ते क्यों हैं, अच्छी जॉब पाने के लिए। और अच्छी जॉब क्यों पाना चाहते हैं? अच्छे पैसे कमाने के लिए। और मैं भी तो इसी पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भी एक दिन तांत्रिक बनूंगा और फिर पैसों की बारिश करूंगा, पैसों की गड्डियाँ छापूंगा जैसा कि वो तांत्रिक वहाँ पर छाप रहा था। यही सोचकर मैं ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैं यहाँ कोलंबिया में ही किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढ रहा था जिसके पास ऐसे कामों को करने की शक्तियाँ हो, पर मुझे यहाँ पर ऐसा कोई मिला ही नहीं। फिर मैं यूट्यूब, गूगल सभी जगह सर्च करना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिलते जो कि फेक होता और कुछ ऐसे भी वीडियो होते जिसमें कुछ सच्चाइयों को भी दिखाया जाता, आंखों के सामने लोगों का भला किया जाता। और मैं अपने मन पे काबू नहीं कर पाता। मेरा मन करता कि मैं भी भारत जाऊं और उस तांत्रिक से पूछूं कि मुझे वो शक्तियां कैसे मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ऐसी शक्तियों को पाने का प्रयास नहीं किया था। मैंने यहाँ ऐसे कई सारे टोने टोटके को आजमाया। यूट्यूब की वीडियोज में जैसा बताया जाता है वैसा ही मैंने किया, लेकिन वो सारे वीडियोज फेक निकले। और मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका हूँ कि ऐसी शक्तियों को पाना कोई आसान काम नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जिद है कि मैं एक तांत्रिक बनकर ही रहूँगा, ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर कर ही रहूँगा। इसी तरह मेरी उम्र निकली और अब मैं 22 साल का हो चुका हूँ। मेरी उम्र जैसे ही 22 साल का हुआ, मैं अपने घर वालों को बताकर भारत जाने के लिए फ्लाइट से निकल पड़ा। और जब मैं भारत पहुँचा तो सबसे पहले मैं उसी जगह पर गया जहाँ पर वो तांत्रिक मुझे बचपन के दिनों में मिला था। वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर अब लगभग सब कुछ बदल चुका था, लेकिन फिर भी मुझे वो जगह अच्छे से याद थी। वो तांत्रिक जहाँ पर बैठा करता था वो जगह मेरे दिमाग में छपा हुआ था। जब आप अगर किसी चीज़ को या फिर किसी जगह को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हो तो आप उसे पूरी जिंदगी नहीं भुला पाते, और मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं वहाँ पहुँचा और उस तांत्रिक को ढूंढने लगा, कहाँ है वो। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वहाँ पास में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था और मैं वहाँ जाकर अपने फ़ोन में उस फोटो को दिखाते हुए, जो कि मैंने बचपन में उस तांत्रिक की फ़ोटो को खींचा था, उस फोटो को दिखाते हुए लोगों से पूछताछ करने लगा। और पूछताछ करने पे पता चला कि वो एक सिद्ध तांत्रिक हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं और वो यहाँ इस मंदिर के पास सिर्फ अमावस की रात को ही आते हैं। और तब मुझे ध्यान पड़ा, हाँ, उस दिन भी तो जब मैं उन्हें पहली बार देखा था तब शाम हो चुकी थी। फिर मैं जब उन लोगों से पूछा कि अमावस की रात कब है तो उनका कहना था 15 दिन बाद। 15 दिन बाद वो अमावस की रात आ जाएगी जिस दिन यहाँ पर वो तांत्रिक बाबा आएंगे। अब मैं भी क्या करता, मैं भी सोचा कि यहीं पर रहता हूँ, मंदिर के पास ही रहता हूँ। हो सकता है कि 15 दिन से पहले पहले वो तांत्रिक बाबा यहाँ पर आए और मैं उन्हें अपनी इच्छा बता सकूँ। ऐसे ही मैं मंदिर के पास ही रहा। 15 दिन निकाला। वहाँ पे कई सारे श्रद्धालु जो कि उस मंदिर में पूजा करने आते
और वो मुझे प्रसाद खाने को देते। मैं प्रसाद खाता, कभी कभार होटल में भी जाकर खाना खाता, और इसी तरह मैंने वहाँ पर पूरे 15 दिन निकाले। वो 15वां दिन था और उसी रात में वो तांत्रिक बाबा वहाँ पर आए। उनके शरीर में पूरा भस्म रगड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर वही तेज जैसा कि मैंने बचपन में उनके चेहरे पर देखा था। वो अभी भी उसी उम्र के लग रहे थे और उनके आते ही वहाँ पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुका था और वहाँ पे सभी लोग उस तांत्रिक बाबा से अपने अपने मन की मुरादों को मांग रहे थे। इसी तरह वहाँ पर लगभग 12 बजे तक भीड़ लगी ही रही और 12 बजे के बाद वो भीड़ खत्म हुई थी और तब मैं उनके पास गया। वो मुझे देखते ही कहने लगे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो मैं भी उनसे कहने लगा, बाबा मुझे भी आपके जैसा तांत्रिक बनना है। मैं भी आपके जैसा इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले तो वो मेरी बात सुनकर कहने लगे, देखो बच्चे, तुम इन शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और ऐसे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है जिससे किसी भी साधारण इंसान की डर के मारे मौत हो जाए। तुम ये शक्तियाँ क्यों प्राप्त करना चाहते हो? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। अब मैं भी उनसे कहने लगा, नहीं, मुझे अगर कुछ चाहिए तो ये शक्तियाँ, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके चरणों में गिर गया था और उनसे ये कह रहा था। तभी वो तांत्रिक बाबा भी कहने लगे, बच्चे, तुम्हारे अंदर बचपन से एक तांत्रिक बनने का जुनून सवार है और इसीलिए मैं तुम्हें सिद्धियाँ देने के लिए तैयार हूँ। ये सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती है ये मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। वो तांत्रिक बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी उनसे हैरान होकर कहने लगा, लेकिन बाबा आपको यह कैसे पता कि मैं बचपन से ही एक तांत्रिक बनना चाहता हूँ? तो उनका कहना था, सिद्धियाँ, मेरे पास ऐसी सिद्धियाँ हैं कि मैं किसी के भी मन को पढ़ सकता हूँ। अगर तुम्हें भी ये सिद्धियाँ चाहिए, अगर तुम भी ये शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं यहीं पास के ही शमशान में रहता हूँ। वो बाबा मुझसे ऐसा कहे थे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश। मुझे अब लगने लगा था कि शायद मेरे बचपन की मुराद पूरी होने वाली है। फिर वो तांत्रिक बाबा उठ खड़े हुए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। वो अमावस की काली रात थी और सभी जगह काला घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो तांत्रिक बाबा पहाड़ी की ओर बढ़े जा रहे थे और मैं भी अपने मोबाइल में फ्लैश लाइट को जलाकर उस कच्ची सी पगडंडी वाले रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। अभी कुछ दूर में आगे गया ही था कि तभी वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, तुम अपने दाहिने साइड देखो, वहाँ पर एक सांप है, उनसे बचकर। और सच में जब मैं अपने फ्लैश लाइट को उस तरफ जलाया था, सच में वहाँ पर एक कोबरा था। मैं डर गया था कि ये सांप मुझे कहीं काट ना ले, लेकिन वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, डरो मत, ये सांप तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें भी इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिर मैं भी किसी तरह से उससे बचकर आगे की ओर निकल गया। फिर इसी तरह चलते हुए उस पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां पर एक शमशान था और उसी के अंदर वो तांत्रिक बाबा मुझे लेकर चले गए। रात के लगभग 1 बजे का समय था और सभी जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज मेरे कानों पर पड़े जा रही थी। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे, रुको, मैं यहाँ पर दीपक जला लूं। इतना बोलकर वो अपने मन में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिए और फिर थोड़ी ही देर में उस शमशान के चारों ओर छोटी छोटी दीपक जलना शुरू हो गई थी। और मैं ये देखकर हैरान, सच में ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो तांत्रिक बाबा फिर से कुछ मंत्रों को बुदबुदाए और वहीं शमशान में ही वो जो नीम का पेड़ था उसकी पत्तियां चमकना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी पत्तियों में भी दीपक जलना शुरू हो गए हैं और मैं ये देखता ही रह गया। वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रत्येक दिन का काम है और अब तुम भी ये हर रोज देख पाओगे। नीचे बैठो, मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताता हूँ। तुम्हें सिद्धियाँ कैसे प्राप्त करना है इससे जुड़ी कुछ खास बातें बताता हूँ। उसके बाद मैं भी जमीन पर बैठ गया और वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, पहली बात, अगर तुम साधना करना चाहते हो, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें इस मोबाइल फोन को खुद से दूर रखना होगा। इसे हमेशा के लिए दूर करना होगा।
और दूसरी बात, तुम उस नीम के पेड़ के नीचे देखो, वहां पे वो जो गोल आकार का घेरा बना हुआ है, तुम्हें उसी घेरे के अंदर बैठकर साधना करना है। तुम जिस भी साधना को करना चाहते हो, प्रेत साधना, यक्षिणी साधना, बौना प्रेत साधना, तुम जिस भी साधना को पूरी तरह से कर लेते हो तो उसका भूत तुम्हारे द्वारा कहे गए हर बातों को मानेगा, और इसे ही हम सिद्धियां कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है लोगों की मन की मुराद मैं पूरी करता हूं? नहीं, मैं जिसे सिद्ध करके रखा हूं वो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। मैं उसे जो कहता हूं वो करता है। लेकिन एक खास बात, कभी भी तुम अपने फायदे के लिए इन भूतों का इस्तेमाल मत करना। इन भूतों से कभी भी अपने फायदे के लिए कुछ भी मत मांगना, वरना ये भूत तुम्हारे जान के दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और मैं सोचने लगा था, अगर ऐसा है तो फिर मेरे नोटों की गड्डियां छापने का सपना सपना ही रह जाएगा। मैं तांत्रिक बाबा से कहने लगा, लेकिन तांत्रिक बाबा, अगर मैं अपने फायदे के लिए कुछ पैसों को भी नहीं मांग पाऊंगा तो फिर मैं अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा? तो कहने लगे थे, मांगना, तुम्हें जितना धन दौलत चाहिए वो मांगना, लेकिन सीधे तौर पर मत मांगना। कभी भी तुम पैसे या फिर सोने जवाहरात मत मांगना। तुम उसे घुमा के पूछना, किसी गड़े खजाने के बारे में पूछना, और फिर उस खजाने को अपनी मेहनत से प्राप्त करना। ऐसा करने पे वो भूत तुम्हें कभी भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुमने कई बार तो देखा ही होगा, सड़क के किनारे और कहीं पे कुछ जादूगर लोग कई सारे नोटों की गड्डियों को मंगाते हैं, पैसे छाप देते हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा है, अगर ये पैसे खुद से बना सकते हैं तो फिर ये इसे तमाशा क्यों करते हैं? वो ऐश की जिंदगी क्यों नहीं जीते? वो बाबा मुझसे ऐसा कह रहे थे और मैं भी कहने लगा, लेकिन बाबा वो भी तो वो गड़े खजाने के बारे में पूछ सकता है। तो वो बाबा कहने लगे, तुम जितना आसान समझते हो गड़े खजाने को प्राप्त करना, उतना आसान होता नहीं है। और दूसरा कारण यह भी है कि कई सारे तांत्रिक, कई सारे जादूगर मामूली भूतों को सिद्ध करके रखते हैं, और ऐसे भूतों के पास ये जानकारियां नहीं होती कि वो किसी गड़े खजाने के बारे में बता दे। ऐसी जानकारियां सिर्फ उन भूतों के पास होती है जो लाखों सालों से हमारे धरती के साथ वाले डायमेंशन में रह रहे हैं। वो तांत्रिक बाबा ऐसा कह रहे थे और अब मैं भी समझ गया था। उसके बाद मैं कहने लगा, तो बाबा मुझे क्या करना होगा? मैं यक्षिणी साधना करना चाहता हूँ। तो वो बाबा कहने लगे, नहीं, तुम यक्षिणी साधना नहीं कर पाओगे, तुम मेरी बातों को मानो। यक्षिणी साधना एक बहुत ही कठिन साधना है। अगर तुम इसे बीच में खत्म करोगे तो तुम पागल हो जाओगे, और अगर इसे पूरा कर लोगे तो तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम दोनों तरफ से मरोगे। तुम्हें अगर करना ही है तो तुम बौने प्रेत की साधना कर लो। इसमें तुम्हें 15 दिनों तक मंत्रों का जाप करना होगा और कुछ जानवरों की बलि भी देना होगा। तुम्हें वहीं वो जो पेड़ के नीचे गोल घेरा बना हुआ दिख रहा है, तुम्हें उसी गोल घेरे के अंदर बैठकर ये साधना को करना होगा। ऐसा करते वक्त तुम्हें कई सारे भूत प्रेत, काली शक्तियां परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो कई सारे आवाजें निकालेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है। तुम्हें अपने हृदय पे काबू रखना है और बस इतना समझना है कि जब तक इस नीम के पेड़ के ऊपर ये छोटे छोटे दीपक जल रहे हैं, तब तक कोई भी भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस इतना सोचते हुए तुम्हें मंत्रों का जाप करना है। तुम्हें हर रोज 4 घंटे तक मंत्रों का जाप करना है रात के समय, और ऐसा तुम्हें लगातार 15 दिनों तक करना है। इन 15 दिनों में तुम्हें 5 दिन बकरे की बलि को देना होगा। तुम बकरे की चिंता मत करो, बकरा तुम्हें यहीं पास के ही गांव में मिल जाएगा। वहां के लोग तुमसे भले कुछ पैसे लेंगे, लेकिन वो बकरा तुम्हें दे देंगे। उसके बाद मैं कहने लगा, ठीक है बाबा, लेकिन मुझे कौन से मंत्रों का जाप करना होगा? उसके बाद वो तांत्रिक बाबा भी मुझे मंत्रों को बता दिए और वो कहने लगे, तुम अभी से चाहो तो शुरू कर सकते हो। वहां उस पेड़ के नीचे वो गोल घेरा तो बना हुआ है ही, और उस पेड़ के ऊपर वो छोटे छोटे दीपक भी जल रहे हैं। अब मैं भी उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ गया और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मैं वहां ऐसे ही लगातार 1 घंटे तक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। वहां कई सारे जानवरों की आवाज आ रही थी, इसके बावजूद भी मैं मंत्रों का उच्चारण करता रहा। मैं अपने ध्यान को नहीं तोड़ा। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे शरीर पर कई सारे चींटियां चढ़ चुके थे जो मेरे शरीर में काटना शुरू कर दिए थे, और मैं वो दर्द झेल न सका। मैं मंत्रों का उच्चारण करना रोक दिया जो मैं लगातार किए जा रहा था, और फिर से अपने शरीर से उन चींटियों को झाड़कर मैं मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मैं इसी तरह से उस दिन 4 घंटे तक मंत्रों का उच्चारण किया और उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगा।
सुबह के लगभग 6 बज चुके थे और तब मैंने देखा तांत्रिक बाबा वहीं जमीन पर लेटे हुए थे। मैं उनके पास गया और उनके चरणों को दबाते हुए उन्हें जगाने लगा। वो तांत्रिक बाबा अपनी आंखें खोले और वो कहने लगे, क्या हुआ, तुमने साधना पूरी कर ली ना? तो मैं भी कहने लगा, हाँ बाबा, मैंने 4 घंटों तक उन साधना को किया हूँ, मैं मंत्रों का जाप करता ही रहा हूँ। तो तांत्रिक बाबा कहने लगे, नहीं, तुमने एक गलती कर दी है, तुम बीच में मंत्रों का उच्चारण करना रोक दिए थे। तो मैं भी कहने लगा, हाँ बाबा, वो चींटियां मेरे शरीर पर चढ़ गया था, इसी वजह से मैं मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया था। तो कहने लगे, तो तुम्हारी आज की ये साधना पूरी नहीं हुई है, तुम इसे गिनती में मत लेना। आज रात फिर से तुम्हें इस साधना को करना होगा। फिर ऐसे ही रात हुई और मैं साधना करना शुरू कर दिया, लेकिन आज फिर मुझे चींटियां काटना शुरू हो गया और मैं फिर से साधना को रोक दिया। अब ऐसे ही हर रोज कभी चींटियां काटता, कभी कुछ जानवरों की आवाज सुनाई देता, जिस वजह से मैं मंत्रों का उच्चारण करना रोक देता, मेरा ध्यान भंग हो जाता। इसी तरह 1 महीने बीत गए और मैं इस साधना को पूरी कर ही नहीं पाया। इसी तरह समय बीतते चले गए और अब पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब भी मैं इस साधना को पूरी नहीं कर पाया हूँ। मैं एक बार लगातार 10 दिनों तक इस साधना को पूरी किया था, लेकिन 11वें दिन मेरे आसपास कई सारे काली परछाइयां नजर आना शुरू हो गए थे। कई सारे भूत प्रेत जो मेरे आसपास मंडरा रहे थे और वो अपनी आवाजों से मुझे डरा रहे थे, और उसे देखकर मेरा लगातार 11 दिनों से हो रहे साधना भी वो भी भंग हो गया। और तब से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मैं किसी भी साधना को शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह 1 साल बीत चुके हैं और अब तो वो तांत्रिक बाबा भी मुझसे कहने लगे हैं कि तुमसे ये साधना नहीं होगा, तुम कोई भी साधना पूरी नहीं कर सकते, तुम अपने शहर कोलंबिया वापस लौट जाओ। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं शक्तियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसी तरह मैं 1 साल और मेहनत किया, लेकिन इस साल भी मैं इस साधना को पूरी कर ही नहीं पाया। अब वो तांत्रिक बाबा भी कहने लगे थे, तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। अब मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब मैं भी सोचने लगा था कि मैं अपने शहर वापस लौट जाऊं। और एक दिन मैं अपने शहर वापस लौट रहा था, लेकिन मेरे आंखों में आंसू थे। मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाया था। मैं उस तांत्रिक बाबा से जाते जाते बोल रहा था, बाबा मुझे माफ करना, मैं अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, शायद मैं इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। वो तांत्रिक बाबा कह रहे थे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे मांग सकते हो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मैं कह रहा था, नहीं बाबा, मुझे और किसी चीज की इच्छा ही नहीं है। मैं जब भी पाना चाहता हूँ तो शक्तियां ही पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो करने में नाकामयाब रहा। अब वो तांत्रिक बाबा भी कहने लगे, रुको, मैं कुछ करता हूँ, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की है और शायद इसीलिए मैं तुम्हें खुश होकर कुछ शक्तियाँ देता हूँ। इतना बोलकर वो कुछ मंत्रों को बुदबुदाना शुरू हो गए और कुछ ही देर बाद उनके हाथ में एक चमचमाता हुआ लॉकेट आ गया था, और उस लॉकेट में एक हरे रंग का पत्थर सा था जो उस लॉकेट में लगा हुआ था। और वो तांत्रिक बाबा मुझे उस लॉकेट को देते हुए कहने लगे, तुम इस लॉकेट को अपने गले में पहन लो। मैं भी उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया और फिर वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ये कोई मामूली लॉकेट नहीं है, ये जो तुम हरे रंग का पत्थर इसमें देख रहे हो, तुम जब भी इस लॉकेट को छुओगे तो इस हरे रंग के पत्थर से एक रोशनी निकलेगी, और इस रोशनी से तुम किसी भी भूत प्रेत, किसी भी पिशाच को अपने काबू में कर सकते हो। तुम जैसे ही इस हरे रंग के लॉकेट को छुओगे, इससे वो रोशनी निकलेगी, और वो रोशनी जिस भी भूत प्रेत पिशाच पर पड़ेगी वो हमेशा के लिए इस हरे रंग के पत्थर में कैद हो जाएगा। अब मैं भी उस लॉकेट को छुआ, लेकिन कोई भी रोशनी नहीं निकली। तो मैं उस तांत्रिक बाबा से कहने लगा, लेकिन रोशनी तो निकली ही नहीं। तो तांत्रिक बाबा कहने लगे, ऐसे नहीं, तुम्हें अपने मन में याद करके ये बोलना होगा कि मेरे सामने वाला भूत कैद हो जाए, उसके बाद ये रोशनी निकलेगी। अब मैं भी अपने मन में ये सोचते हुए कहने लगा, अगर मेरे सामने कोई भूत प्रेत है तो वो कैद हो जाए। मैं ये उस लॉकेट को पकड़कर सोचा था, और तब सच में उस हरे रंग के पत्थर से एक लेजर लाइट सी रोशनी निकली थी, जो सिर्फ कुछ क्षण के लिए निकली थी। और तब मैं समझ पाया था, हाँ, सच में ये पत्थर कारगर है। और तब मैं उनसे कहने लगा, लेकिन बाबा मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, मेरा इस पत्थर से क्या फायदा? तो कहने लगे, तुम इस पत्थर से ऐसे लोगों की मदद करना जिनके ऊपर भूत प्रेत का बाधा होगा, जो भूत प्रेत से परेशान होंगे। तुम ऐसे लोगों की मदद करना, और तुम चाहो तो इसके बदले कुछ पैसे भी उनसे ले सकते हो, इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी। अब मैं भी समझ गया था,
हाँ, सच में ऐसा हो सकता है। मेरे शहर में भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीज़ों से परेशान रहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता। मैं उनकी मदद करूँगा और उनसे कुछ पैसे लूँगा। मैं उस तांत्रिक बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और वो तांत्रिक बाबा भी कहने लगे, ठीक है तो फिर जाओ अपने शहर, लेकिन हाँ, एक खास बात, तुम इस लॉकेट से सिर्फ बुरी आत्माओं को ही कैद कर सकते हो, अच्छी आत्माएं कैद नहीं होंगी। लेकिन हाँ, एक और बात है कि कोई भी बुरी आत्मा तुम्हारे गले से इस लॉकेट को नहीं निकाल सकता। तुम खुद अगर चाहो तो तुम खुद ही इस लॉकेट को निकाल सकते हो, वरना कोई भी तुम्हारे गले से इस लॉकेट को नहीं निकाल सकता। ये लॉकेट तुम्हारे गले में हमेशा के लिए चिपक चुका है। फिर मैं भी उस तांत्रिक बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उस शमशान से बाहर निकल आया। सबसे पहले मैं फ्रेश हो गया और एक सैलून में गया। वहाँ बाल दाढ़ी कटवाया, नाखून कटवाया और फिर अपने शहर कोलंबिया जाने के लिए निकल गया। मैं अपने शहर कोलंबिया पहुंचा और वहाँ पहुंचकर मैं सोचने लगा, ये मुझे लॉकेट तो मिल गया है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल कहाँ करूँ? मुझे यहाँ पर आसपास तो कोई भूत प्रेत दिख नहीं रहे, मैं किस पर इसका इस्तेमाल करूँगा? मैं ऐसे ही वहाँ लगभग 10 दिनों तक सोचता रहा था और 10 दिनों के बाद मुझे वो बात याद आई कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम कैप्टन घोस्ट है, वो भी तो घोस्ट हंटिंग का काम करता है। वो भूतों को पकड़ने का काम करता है। क्यों ना उसके पास चला जाए, वो मुझे कोई ना कोई काम दिलवा ही देगा। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, ये लॉकेट है जिससे मैं भूतों को कैद कर सकता हूँ। यकीनन मुझे वहां पर कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। यही सोचकर मैं अपने दोस्त कैप्टन घोस्ट के पास पहुंचा। वो भी मुझे देखकर कहने लगा, कहाँ गए थे 2 सालों से, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए मेरे ऑफिस में। मैं भी कहने लगा, वो सब छोड़ और तू ये बता, क्या तू मुझे कोई काम दिलवा सकता है? मैं भूतों को पकड़ सकता हूँ। अब वो भी हंसते हुए कहने लगा, क्या यार तू भी मजाक करता है, भूतों को पकड़ना कोई आसान काम है क्या? तो मैं कहने लगा, मेरे पास शक्तियाँ हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे मैं किसी भी भूत प्रेत को कैद कर सकता हूँ। वो भी कहने लगा, क्या सच में? लेकिन ये शक्तियाँ तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने ऐसी शक्तियों के बारे में सुना है, ऐसी शक्तियाँ तो सिर्फ भारत के कुछ साधु संतों के पास ही होती है। क्या तुम भारत गए थे? तो मैं भी कहने लगा, हाँ, मैं 2 साल वहीं भारत में ही बिता कर आ रहा हूँ। वहाँ मैं एक तांत्रिक के पास गया था और वो तांत्रिक बाबा ने ही मुझे ये शक्तियाँ दी है, किसी भी भूत प्रेत को पकड़ने की शक्तियाँ। उसके बाद वो भी कहने लगा, क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। यहाँ हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा गांव है। उस गांव के बाहर एक बड़ी सी पहाड़ी भी है और उसी गांव में कई लोग गायब हो रहे हैं। तुम्हें ये पता करना है कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि उस गांव में कोई डायन है, कोई औरत है जो कि लोगों को गायब कर रही है। तुम्हें उसे पकड़ना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? मैं भी कहने लगा, हाँ, मैं जरूर जाना चाहूँगा, तुम एड्रेस बताओ। फिर उसने मुझे एड्रेस दे दिया और वो कहने लगा, मुझे बाकी का काम है, इसलिए तुम्हें अकेला ही उस गांव में जाना होगा और तुम्हें वहां उस डायन को पकड़ना होगा। मैं भी तैयार था। फिर अगली ही सुबह मैं उस गांव में जाने के लिए निकल पड़ा। वहां जब मैं पहुंचा तो सच में ये रेगिस्तान में बसा एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा गांव था। वहां पे कई सारे घर थे जो सभी घर के छत 2 तरफा थे। वहां पे सभी घरों के छत 2 तरफा थे और मैं वहां पहुंचा। वहां ज्यादातर लोग सभी अपने अपने घर के अंदर थे, बस वहां कुछ ही लोग थे जो कि घर के बाहर थे। मैं वहां पहुंचकर एक बूढ़े व्यक्ति से पूछने लगा, क्या आपके गांव में कोई डायन है? मैं उसे पकड़ने के लिए आया हूं। तो वो भी कहने लगे कि आप भूतों को पकड़ने वाले लोग हैं। मैंने ही कैप्टन घोस्ट के पास वो चिट्ठी भेजी थी कि मेरे गांव में एक डायन है और उसे पकड़ना है, वो लोगों को गायब कर रही है। तो मैं भी कहने लगा, हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है इस गांव में। बताइए आपके गांव में क्या होता है? तो उनका कहना था, देखिए, मैं इस गांव का मुखिया हूं और यहाँ कुछ दिनों से इंसान गायब हो रहे हैं। अब तक कई सारे इंसान गायब हो चुके हैं। पहले तो हमारे गांव से सिर्फ पालतू जानवर ही गायब हुआ करते थे और हमें लगा करता था कि कोई जानवर यहाँ पर आकर पालतू जानवरों को खा गया होगा। लेकिन अब इंसान गायब होने लगे हैं और मैं ये जानता हूँ कि कौन गायब करता है उसको। मैंने एक बार देखा था कि हमारे गांव में कोई काली साड़ी में कोई औरत या फिर लड़की थी जो कि इंसानों को गायब कर रही थी। उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। वो इंसानों को एक हाथ से उठाकर लेकर जा रही थी और ऐसा भी नहीं है
कि हमने उसे रोकने का कोशिश नहीं किया। हमने एक बार कई सारे गांव के लोगों को सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगाया, उन्हें ध्यान रखने के लिए कहा कि अगर कोई ऐसी लड़की, ऐसी औरत आए तो उसे पकड़ना है। और वहां पे सभी लोग उस लड़की को पकड़ने के लिए तैयार थे। सभी लोग रात में जगे हुए थे और वो लड़की आई, वो काली साड़ी वाली आई और वहां लोगों के सामने से एक इंसान को उठा कर लेकर चली गई। वहां सभी लोग उसके सम्मोहन में पड़ चुके थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी और वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। वो एकटक मूर्ति के जैसे जैसे खड़ा हो गए थे और उनके आंखों के सामने से एक इंसान को वो उठा कर लेकर गई। यकीनन वो कोई डायन है और आपको उसी डायन को पकड़ना है। फिर मैं भी कहने लगा ठीक है, तो फिर कब आती वो डायन? वो कहने लगे कि रात के वक्त वो यकीनन डायन आज भी आएगी हमारे गांव में और लोगों को उठा कर लेकर जाएगी, बस आपको उसे पकड़ना है। फिर मैं भी कहने लगा ठीक है, मैं शाम तक रुकता हूँ और रात में देखता हूँ कि कौन है जो इंसानों को उठा कर लेकर जा रही है। किसी भी औरत में इतना हिम्मत कैसे हो गया कि वो किसी इंसान को एक हाथ से उठाकर लेकर चला जाए। फिर मैं भी वहीं पूरा दिन रुका और रात के लगभग 11 बजे के करीब मैं उस गांव में टहल रहा था। वहां गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए थे और मैं जानबूझकर उसी गांव में टहल रहा था ताकि वो डायन आए और वो मुझे उठाकर अपने साथ लेकर जाए ताकि मैं जान पाऊं। फिर ऐसे ही रात के लगभग 12 बजे के करीब उस गांव में कोई काले साड़ी में कोई औरत थी या फिर ये कोई लड़की थी, मैं ये पहचान नहीं पा रहा था। उसने अपने चेहरे को उस काले साड़ी से ढक कर रखा था और वो मेरे पास आई। वो मुझे अपने हाथों से उठाना चाहती थी और मैं भी जानबूझकर उसके पास चला गया। वो मुझे एक हाथ से पकड़ी और वो मुझे आसमान की ओर उठा ली थी। वो हवा में मुझे उठा ली थी और वो चलने लगी। मेरे मुंह पूरी तरह से बंद हो चुके थे। मैं उसे कुछ बोलना चाहता था लेकिन मेरी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी और वो मुझे अपने साथ लेकर चलती गई। वो उस गांव के बाहर गई और वहीं उस गांव के बाहर जो वो पहाड़ी बनी हुई थी उस पहाड़ी के ऊपर गई और तब मैंने देखा उस पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा हवेली बना हुआ था। यह हवेली बहुत ही आलीशान लग रहा था और वो डायन मुझे अपने साथ लेकर उसी हवेली के अंदर चली गई। वो हवेली के अंदर पहुंचकर मुझे जमीन पर उतारी और उसके बाद उसने अपने चेहरे से वो साड़ी हटाई और तब मैं देख पाया था ये कोई लड़की थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और वो मेरे ओर देखते हुए कहने लगी, देखो मुझे माफ करना, मैं किसी भी इंसान को मारना नहीं चाहती लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मुझे माफ करना। वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं अपने उस लॉकेट को पकड़कर मन में ये कहने लगा, मेरे आसपास जो भी बुरी शक्ति है वो कैद हो जाए। मैं इतना अपने मन में जैसे ही सोचा था वैसे ही मेरे लॉकेट से लेजर लाइट सी रोशनी निकली थी जो उस डायन के शरीर पर पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी उस डायन को कुछ हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह पर खड़ी ही थी। और मैं सोचने लगा, क्या मेरा ये लॉकेट काम नहीं कर रहा? इसकी शक्तियां काम नहीं कर रही? इसे तो कैद हो जाना चाहिए था इस लॉकेट के अंदर, लेकिन ये तो अभी भी जमीन पर खड़ी ही है। और तब वो डायन कहने लगी थी, क्या तुम करने की कोशिश कर रहे हो? ये क्या है? और ये तुम्हारे लॉकेट से ये कैसी रोशनी निकली थी? अब मैं भी सोचने लगा था, यकीनन ये लॉकेट काम नहीं कर रहा, मुझे इसे अपने बल से दिमाग से हराना होगा, किसी तरह से इसे बचना होगा। मैं उसे कहने लगा, डायन तुम लोगों को क्यों मारती हो, इंसानों को क्यों मारती हो? सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम ये लॉकेट देख रही हो ना, मैं इससे बस कुछ मंत्रों को बोलूंगा और तुम जलकर यहीं पर भस्म हो जाओगी। तो वो कहने लगी, देखिए मैं कोई डायन वायन नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं और बस मेरी कुछ मजबूरी है जिस वजह से मैं इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लाती हूँ और उसे मैं नहीं मारती, इंसानों को मारने वाला कोई और है। तुम्हें यहाँ जमीन के नीचे तहखाने में चलना होगा और तुम्हें एक पिशाच है जो खाएगा। उसकी बातों को सुनकर मैं हैरान था। मैं उसे कहने लगा, क्या तुम सिर्फ इंसानों को यहाँ पर पकड़ कर लाती हो और उसे खाने वाला मारने वाला कोई और है? क्या मजबूरी है तुम्हारी? तुम इंसानों को क्यों पकड़ कर लाती हो? तो कहने लगी, है कुछ मजबूरी, लेकिन तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम मेरी कुछ भी मदद नहीं कर पाओगे। तो मैं भी कहने लगा, देखो मैं एक घोस्ट हंटर हूँ, मैं भूतों को पकड़ने का काम करता हूँ। सच सच बताओ
तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम मेरे गले में ये जो लॉकेट देख रही हो ना, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। इससे मैं किसी भी भूत पिशाच को कैद कर सकता हूँ। तुम एक साधारण इंसान थी, अच्छी इंसान थी, इसी वजह से तुम बच गई। वरना अगर तुम कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत पिशाच होती तो तुम अभी के अभी मेरे इस लॉकेट में कैद हो गई होती। तुम्हारे शरीर पर वो लेजर जैसा लाइट पड़ा था ना, तुमने देखी होगी। तो भी कहने लगी थी, क्या सच में तुम उस पिशाच को कैद कर सकते हो? तो मैं भी कहने लगा, हाँ मैं कैद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी सच्चाई बतानी होगी कि तुम इंसानों को क्यों पकड़कर यहाँ पर लाती हो, तुम्हें क्या मजबूरी है। तो वो भी मुझसे कहने लगी, देखिए मेरे पिताजी एक साइंटिस्ट हैं और वो यहाँ इसी पहाड़ी पर, इसी हवेली में हमारे साथ रहा करते थे। वो यहाँ वार्म होल पर रिसर्च कर रहे थे। वार्म होल यानी कि हमारी इस दुनिया से किसी और ग्रह पर जाने का रास्ते पर रिसर्च कर रहे थे। आप ये समझिए कि वार्म होल एक ऐसा दरवाजा होता है जिसके जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही क्षण में जाया जा सकता है, और वो दरवाजा सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए खुलता है। और इसी पर मेरे पिताजी रिसर्च कर रहे थे। और एक दिन मेरे पिताजी इस रिसर्च में कामयाब भी हो गए। वो हमें अपने पास बुलाकर, मुझे और मेरी माँ को अपने पास बुलाकर अपने खुशी का इजहार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं अपने रिसर्च में कामयाब हो गया, देखना अभी कैसे यहाँ पर दरवाजा बनेगा, और मैं अगर चाहूँ तो एक दुनिया से किसी और दुनिया में जा सकता हूँ। लेकिन हो सकता है कि उस दुनिया की ग्रेविटी अलग होगी, इसी वजह से मेरी मौत भी हो सकती है। यही सोचकर मैं उस दुनिया में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बस मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वो दरवाजा बनता है या नहीं। उसके बाद मेरे पिताजी वहां पर कुछ करना शुरू हो गए, और ऐसे ही लगभग आधे घंटे बाद सच में वहां हवा में एक दरवाजा बना था, जो कि सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए बना था, लगभग 1 सेकंड के लिए। वो एक चमकता हुआ दरवाजा था जिसके अंदर तारे, ग्रह दिखाई पड़ रहे थे। और तभी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही उस दरवाजे से एक पिशाच बाहर आया था। वो भयानक सा दिखने वाला पिशाच, उसके लंबे लंबे दांत और उसके कान बड़े बड़े, उसका आकार लगभग 12 फुट के करीब था, और उसका वो चौड़ा शरीर। वो बाहर आते ही, उस दरवाजे से बाहर आते ही सबसे पहले मेरे पिताजी को पकड़ लिया, और वो अपने लंबे दांत मेरे पिताजी के कंधों में गड़ाना चाहता था। और तब मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, मेरे माँ गिड़गिड़ाने लगी। वो कहने लगी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप कौन हैं और आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? मेरी माँ उससे ऐसा कह रही थी, और तब वो पिशाच अपनी सर को उठाकर हमारी ओर देखा था। उसकी आंखें लाल लाल चमकती हुई आंखें, और उसका आंखें जैसे इंसानों के जैसा नहीं था, उसकी आंखों की पुतलियां अलग ही प्रकार की थी। और वो पिशाच बहुत ही भारी सी आवाज में कहने लगा था, मैं खून पीना चाहता हूँ, मैं इसका खून पीना चाहता हूँ अपनी दांतों को गड़ाकर। तुम लोगों का भी खून पीऊंगा, तुम भी नहीं बच पाओगे। और तब मेरी माँ कहने लगी थी, छोड़ दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए, मत मारिए इन्हें। और तब वो पिशाच कहने लगा, मैं नहीं छोड़ सकता, अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं भूखा रहूंगा, मुझे खून की तलब है, मैं खून पीकर ही रहूंगा। और तब मैं कहने लगी थी, छोड़ दीजिए मेरे पापा को, छोड़ दीजिए, आपको खून ही चाहिए ना, मैं खून ला के दूंगी, मैं खून ला के दूंगी, आपको खून ही चाहिए ना। और तब वो पिशाच मेरे पिताजी को छोड़ा था। वो कहने लगा, ठीक है फिर खून दो, मुझे खून चाहिए, खून चाहिए, तुम खून कहीं से भी ला के दो मुझे, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। मैं भी कहने लगी, ठीक है मैं आपको खून ला के दूंगी। इतना बोलते हुए मैं अपने पापा के पास गई और उन्हें पकड़कर अपनी ओर खींचने लगी। लेकिन तभी वो पिशाच फिर से मेरे पापा को पकड़ लिया और वो कहने लगा, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? तुम्हारे मॉम डैड को मैं अपनी बंदी बनाकर रखूंगा, उसे कैद कर कर रखूंगा। जब तक तुम मुझे खून ला कर देती रहोगी तब तक ये जिंदा रहेंगे, वरना इनकी मौत तय है। जिस दिन मुझे खून नहीं मिला इनकी मौत हो जाएगी, मैं इन्हें मारकर इनका खून पी जाऊंगा। वो पिशाच मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी कहने लगी, ठीक है जाती हूँ, मैं अभी खून लेकर आती हूँ। फिर मैं वहीं गांव में गई और एक जानवर को पकड़कर, एक बकरे को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गई और इस पिशाच को देते हुए कहने लगी, ये लीजिए, इसका खून पी लीजिए और मेरे माता पिता को छोड़ दीजिए। तो वो पिशाच कहने लगा, मैं नहीं छोड़ सकता इन्हें, भले ये जिंदा रहेंगे, जब तक तुम मुझे खून लाकर देती रहोगी ये जिंदा रहेंगे। फिर इतना बोलकर
वो मेरे माता पिता को मेरे घर के तहखाने के अंदर लेकर चला गया। मुझे नहीं पता कि उसे कैसे पता चला कि मेरे घर के अंदर एक तहखाना भी है। वो तहखाने में लेकर चला गया और वहीं पर मेरे माता पिता को वो बंदी बनाकर रखा है। पहले तो वो कुछ दिन जानवरों के खून को पीकर, जानवरों के मांस को खाकर खुश था, लेकिन एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मुझे इंसानों का मांस चाहिए, इंसानों का खून चाहिए, तभी तुम्हारे माता पिता जिंदा रहेंगे, वरना इनकी मौत तय है। अब मैं क्या करती? मैं अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। वार्म होल की खोज करना कोई आम साइंटिस्ट का काम नहीं, और आज तक मेरे पिताजी के अलावा और कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जिसने कि वार्म होल की खोज किया हो। सिर्फ मेरे पिता ही हैं, और मैं ऐसे लेजेंड को नहीं खोना चाहती थी। वो मेरे पिता हैं वो एक अलग की बात है, लेकिन उससे पहले वो एक महान वैज्ञानिक भी हैं। मैं ऐसे साइंटिस्ट को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए मैं इंसानों को गांव से पकड़कर लाने का शुरुआत कर दिया। उस पिशाच ने मुझे कुछ शक्तियां भी दिया, जैसे कि सम्मोहित करने की शक्तियां, मेरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाने की शक्तियां, और उसी के दम पर मैं गांव से इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आती थी, और मैं तुम्हें भी यहाँ पर पकड़ कर लेकर आई। मैं तुम्हें अब वहाँ उस पिशाच के पास से लेकर जाने वाली थी, तहखाने के अंदर, और वो पिशाच तुम्हारे खून को पीता, और तब वो मेरे माता पिता को छोड़ता। अगर ऐसा नहीं मैं करती तो मेरे माता पिता को मार डालता। अब मैं भी पूरी बात समझ चुका था। मैं उसे कहने लगा, तो फिर चलो, देर किस बात की है, चलो आमना सामना करते हैं उस पिशाच का, दूसरी दुनिया से आए उस पिशाच का। अगर उसे कैद नहीं किया गया तो हमारे पूरी दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। फिर वो भी कहने लगी चलिए। फिर वो मुझे लेकर उसी तहखाने के अंदर आ गई, और तब मैंने देखा वहां तहखाने के दीवार से इस लड़की के माता पिताजी को एक चमकती हुई रस्सी से बांधा गया था। वो चमकती हुई रस्सी थी जो कि दीवार के अंदर समाई हुई थी, और उसी से उनके माता पिताजी के दोनों हाथों को बांधा गया था। वहां तहखाने के आमने सामने वाली दीवार पर एक तरफ उसके माताजी को बांधा गया था और एक तरफ इसके पिताजी को। और मैं ये देखकर हैरान, वहां सामने ही वो बड़ा सा पिशाच बैठा हुआ था। उसका आकार बहुत ही भयानक सा, उसके बड़े बड़े कान और वो 2 दांत काफी बाहर की ओर निकले हुए थे, और उसकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी। और तब वो पिशाच उस लड़की पर गुस्सा होना शुरू हो गया था। वो चिल्लाना शुरू हो गया था। उसे पता चल गया था कि मैं उस पिशाच को कैद करने के लिए आया हूं। वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं इंसानों का दिमाग पढ़ सकता हूं। मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ पिशाच हूं, और मैं किसी भी इंसानों का दिमाग पढ़ सकता हूं। ये मुझे कैद करेगा, तुम मुझे कैद करोगे? वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसने लगा था, और मैं उसकी ओर देखते हुए कहने लगा था, पिशाच, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। मैं जैसे इतना बोला था, वो एक झटके में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसका आकार मैं उसके पेट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था, और वो कहने लगा, हाँ तो बताओ कैसा मुकाबला करना है? तुम मेरे साथ हाथापाई करोगे, मुझे मुक्के से लड़ोगे? कैसे मुकाबला करना चाहते हो मेरे साथ? शक्तियों से? वो इतना बोलकर काफी तेज तेज हंसना शुरू हो गया था, और वो कहने लगा, अगर एक मुक्का तुम्हारे ऊपर पड़ी ना तो तुम यहीं कचूमर बन जाओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ही खाता हूँ, तुम्हारा खून पीता हूँ, उसके बाद इसके परिवार वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, इस लड़की का भी मैं खून पीऊंगा। इतना बोलकर वो अपने हाथों को बढ़ाया था मुझे पकड़ने के लिए, और मैं एक झटके से दूसरी साइड हो गया। शायद छोटी हाइट होने का यही फायदा होता है। मैं झट से उससे बचकर दूसरी ओर हो गया, और वो पीछे पलटा। मैं फिर से दूसरी ओर हो गया। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं उससे बचता रहा। मैं दूर हो गया, और मैं अब अपने उस लॉकेट को अपने हाथों से पकड़कर अपने मन में सोचने लगा, मेरे सामने जो भी बुरी शक्ति है वो कैद हो जाए। और तब वो रोशनी निकली थी मेरे उस लॉकेट से, लेकिन मेरे उस लॉकेट से रोशनी निकलने से पहले ही वो पिशाच मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था, और वो हंसने लगा। वो कहने लगा, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि मैं इंसानों का दिमाग पढ़ सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे अपने लॉकेट में कैद कर लोगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब मैं भी हैरान था, अगर ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है तो फिर मैं इसे कैसे कैद कर पाऊंगा?
ये तो हर बार मेरी मन की बात जान जाएगा। मैं जब इसे कैद करने के बारे में सोचूंगा इसे पता चल जाएगा। मैं काफी ज्यादा डर गया था। वो फिर से मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया और मैं फिर से बच निकला। मैं फिर से दूरी जाकर अपने मन में सोचने लगा कि ये पिशाच कैद हो जाए, लेकिन फिर से वो रोशनी निकलने से पहले ही मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था और मैं फिर से उससे बचने के लिए दूर भाग गया। मैं फिर से सोचा, फिर से रोशनी निकली और वो फिर से मेरे पीछे आकर खड़ा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। इसे मैं कैद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कैद नहीं कर पाया तो यहाँ 4 लोगों की जान जाएगी, 3 इसके परिवार वालों की और 1 मेरा। मैं वहाँ उस पिशाच से दूर खड़ा उस लड़की की ओर देखने लगा। मैं अपने दिमाग में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। अगर मैं कुछ सोचता तो यकीनन उस पिशाच को पता चल जाता। मैं ऐसे ही उस लड़की की ओर देखता रहा और शायद वो लड़की भी समझ चुकी थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तभी वो पिशाच मेरे पास आया और मुझे पीछे से पकड़कर अपने दांतों को मेरे कंधों में गड़ाना चाहता था। और तभी वो लड़की भी वहां पर आ गई और उस पिशाच के एक हाथ को पकड़कर दूर खींच ली। उस लड़की के अंदर भी वही ताकत थी जैसा कि उस पिशाच ने ही उस लड़की को वो ताकत दिया था। और वो पिशाच भी जमीन पर गिर चुका था। वो झट से उठ खड़ा हुआ और वो उस लड़की पर अब हमला करना चाहता था। तभी मैंने अपने लॉकेट को पकड़ा और मन में सोचा ये पिशाच कैद हो जाए। और तब मेरे लॉकेट से वो लेजर लाइट सी रोशनी निकली और सीधा उस पिशाच के शरीर से जाकर टकराई। वो पिशाच उस लड़की को गले से पकड़ कर रखा था और जैसे ही वो रोशनी उस पिशाच से टकराई उस पिशाच का शरीर धुएं में बदलना शुरू हो गया था। देखते ही देखते उस पिशाच का पूरा शरीर धुएं में बदल गया और वो लड़की जिसे उस पिशाच ने गले से पकड़कर हवा में उठाकर रखा था वो लड़की जमीन पर गिर पड़ी और उस पिशाच का पूरा शरीर धुएं में बदल गया। और फिर एक झटके में वो सारा का सारा धुआं मेरे इस लॉकेट में हरे रंग के पत्थर में समा गया। और तब वो लड़की भी उठ खड़ी हुई और वो कहने लगी, क्या हुआ? कहाँ गया वो पिशाच? वो धुएं में बदलकर तुम्हारे लॉकेट के अंदर गया, मैंने देखा। क्या वो पिशाच कैद हो गया है? अब मैं भी कहने लगा, हाँ यकीनन ये पिशाच कैद हो गया है। जैसा कि मुझे वो तांत्रिक बाबा ने बताया था कि कोई भी बुरी शक्ति इस लॉकेट में कैद हो जाएगी, यकीनन वो पिशाच भी इसके अंदर कैद हो चुका है। अब मैं भी खुश था। और वहाँ उसके माता पिता भी अब आज़ाद हो चुके थे। उनके हाथों पर वो जो चमकती हुई रस्सियाँ थी वो अब गायब हो चुकी थी। शायद वो पिशाच जैसे ही कैद हुआ उस पिशाच के कैद होते उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। वहाँ पे सभी लोग खुश थे और फिर हम उस तहखाने से बाहर आ गए। वहाँ बाहर आकर मैं उस लड़की से कहने लगा, यार तुम अपना नाम तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगी, वेनेला, मेरा नाम वेनेला है। तब मैं उससे कहने लगा, तुम मुझे उठाकर देखो तो क्या तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई है या फिर नहीं? अब वो भी हंसते हुए कहने लगी, रुकिए उठाती हूँ। फिर वो मेरे पास आई और वो मुझे उठाने की कोशिश करने लगी पर मैं उठाई नहीं। मैं उसे कहने लगा, अब तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। वहाँ उनके माता पिता भी खुश थे। उनके पिताजी का कहना था कि अब मैं कभी भी ऐसे वार्म होल पर रिसर्च नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। इस बार एक पिशाच आया, हो सकता है अगली बार कोई और पिशाच या फिर कोई अलग ही प्रकार का जीव आ जाए जो हमारी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद मैं वहाँ से जाना चाहता था लेकिन वो लड़की कहने लगी, रुकिए मैं भी चलना चाहती हूँ आपके साथ। मैं आपके ऑफिस को देखना चाहती हूँ कि कहाँ पर आप काम करते हैं। तब मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आया, हाँ ये लड़की अगर मेरे साथ जाएगी तभी तो मैं अपने दोस्त कैप्टन घोस्ट को समझा पाऊंगा कि मैंने इस गांव की परेशानियों को खत्म कर दिया है, वरना मैं उसे कैसे समझाऊंगा। मैं अगर कहूँगा कि इस लॉकेट में मैंने यहाँ के परेशानियों को कैद कर लिया है तो क्या वो विश्वास करेगा? यही सोचकर मैं वेनेला से कहने लगा, चलिए चलिए फिर मेरे साथ। फिर वो भी मेरे साथ चलती हुई ऑफिस पहुंची। वहाँ पे कैप्टन घोस्ट बैठा हुआ था और वो मुझसे पूछने लगा, ये लड़की कौन है? क्या तुमने उस गांव की परेशानियों को सुलझा दिया है? तो वो लड़की भी कहने लगी, हाँ वहाँ उस गांव में एक पिशाच था जिसे इन्होंने अपने इस लॉकेट में कैद कर लिया। तब वहाँ पर कैप्टन घोस्ट भी मेरी ओर देखते हुए कहने लगा, क्या सच में? गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया जोसेफ। तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, तुम्हारे पास ऐसी शक्तियाँ हैं
जिससे तुम किसी भूतों को कैद कर सकते हो, भूत प्रेत को कैद कर सकते हो। और मेरे पास साइंस की समझ है, मेरे पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं जिससे मैं किसी भी भूत प्रेत को पकड़ सकता हूँ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और बड़े बड़े भूतों को पकड़ेंगे। एक लेटर और आया है, वहाँ पर तुम्हें कल जाना है। वहाँ पर भी क्या समस्या है, वहाँ की समस्या को सुलझाना है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे अगले केस की कहानियाँ सुनना चाहते हैं, जहाँ मैं भूतों को पकड़ने के लिए जाऊँगा? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें।